साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है। कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं। हम लोग एक हैं, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। सबसे ज्यादा वोटों का बंटवारा का फायदा भाजपा को और सांप्रदायिक ताकतों को ना मिले, ये है मुख्य मकसद। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी। आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। पटना में आज 15 दलों ने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए महागठबंधन बनाने की बैठक की। बैठक से सीधी सपाट राजनीतिक बातें क्या निकली ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन पहले गैर राजनीतिक बातों से संकेत क्या निकले इसे सुनाना चाहती हूं। सुनिए, लंबे समय के बाद किसी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज मीटिंग के बाद क्या कहा। घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, अब ये मजाक का मामला था, राजनीतिक एकता का मामला था, ये तो मैं आप दर्शकों पर छोड़ती हूँ। लेकिन लालू जी राहुल गांधी को दूल्हा बनाना जरूर चाहते हैं, लेकिन क्या वो राहुल गांधी को 2024 में विपक्ष का दूल्हा बनाने की बात कर रहे थे, ये पता नहीं। उनका इशारा किस तरफ था? आपने ध्यान दिया हो तो राहुल गांधी ने भी कहा कि आप कहेंगे तो दूल्हा बन ही जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी होंगे दावेदार। क्या ऐसा कुछ इशारा था? सवाल पब्लिक का है कि अगर राहुल के सिर पर नेतृत्व का सेहरा बंधेगा तो क्या बाकी विपक्ष दल राजी होंगे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बैठक में दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन ना मिलने पर अरविंद केजरीवाल के तेवर दिख गए। जाहिर तौर पर विपक्ष जहां अभी फॉर्मूला ही तलाश रहा है, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का मैजिक भारत से लेकर सुपर पावर अमेरिका तक दिख रहा है। सवाल पब्लिक का है कि जब मोदी मैजिक अटूट, तब विपक्ष में कितनी फूट? अगर 2024 में राहुल दूल्हा, लालू बाराती, तो कौन कौन होंगे साथी? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना में हुई बैठक के बाद ऐलान हुआ कि महागठबंधन पर सहमति बन गई है, लेकिन राज्यों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनेगी। इसके लिए 10 से 12 जुलाई को शिमला में कांग्रेस बैठक आयोजित कराएगी।
बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं शामिल हुए। इसमें कोई संकेत है या कुछ और, मैं आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन पहले सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेताओं ने क्या क्या कहा। चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे। पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। इन विपक्षी नेताओं के दावे तो वाकई बड़े हैं, लेकिन विपक्षी एकता के इस प्लान के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हीं नेताओं को कुछ फैक्ट चेक करवाया। प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं। ओवैसी महागठबंधन की कवायद में शामिल नहीं थे, तो चलिए विपक्ष के अन्य दल उनकी नहीं मानेंगे, सुनेंगे भी नहीं, शायद तवज्जो भी ना दें। लेकिन केजरीवाल जी तो पूरी मीटिंग में थे। बैठक के बाद केजरीवाल जी की पार्टी ने एक पन्ने का स्टेटमेंट जारी किया और बस उनके वहां से निकलते ही कुछ सेकंड, कुछ मिनट में ही इसमें कहा गया, आज पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस से काले अध्यादेश की खुले तौर पर निंदा करने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की ये चुप्पी उसके इरादों पर संदेह पैदा करती है। कांग्रेस ये तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ। शायद इन्हीं वजहों से बीजेपी को मौका भी मिल गया। विपक्ष की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कहा, स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर हिंदुस्तान है। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ विपक्ष के दलों की लड़ाई का इतिहास भी याद दिलाया। उधर जम्मू गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक पटना में फोटो सेशन हुआ, बीजेपी फिर 300 पार आएगी। सुनिए अमित शाह का ये बयान। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी के दूल्हा बनने की लालू प्रसाद की ख्वाहिश का 2024 कनेक्शन है? सवाल नंबर 2, राज्यों के हिसाब से रणनीति बनाने का दावा फेस सेविंग या वाकई महागठबंधन पर बात बन गई है? सवाल नंबर 3, केजरीवाल की नाराजगी और ओवैसी का अटैक क्या विपक्ष का प्लान चौपट करेगा? सवाल नंबर 4, नरेंद्र मोदी के मैजिक पर फिर 300 पार करने के अमित शाह के दावे में है कितना दम? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया जी। बहुत दिनों के बाद आज टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका स्वागत है गौरव भाटिया जी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नमस्कार सर।
स्वयं पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वारिस पठान, आप भी उतने ही नाराज हैं कि जितने ओवैसी साहब है, पता नहीं, लेकिन हमसे नाराजगी मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। और मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। नवल किशोर यादव जी, शुरू तो पटना की बात है तो पटना वालों से ही कर लेते हैं। नवल किशोर यादव जी, ये बता दीजिए, आज तो बहुत कुछ होना था, 450 सीटों पर संयोजक कौन बनेगा, राष्ट्रीय कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और किस तरह से सीटों की एडजस्टमेंट होगी, क्या क्या इसमें होगा। वहां केजरीवाल जी नाराज निकल गए और आप हैं कि बस एक तारीख लेकर निकल आए कि 10 से 12 जुलाई के बीच में शिमला की ठंडी वादियों में एक और मीटिंग होगी, चाय पकौड़े की पार्टी होगी और बस बात हुई तो राहुल गांधी की शादी की। अब देश को बता दीजिए, ये विपक्ष की राजनीतिक एकता की मीटिंग थी या राहुल गांधी के शादी का प्लान? देखिए नाविका जी, पहली बात तो ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के बिहार में सरकार परिवर्तन महागठबंधन के साथ आए, उस समय से ये चर्चा बन रही थी या माहौल बन रहा था कि पूरे देश में विपक्षी दलों को एक करके इस सरकार के खिलाफ में एक ऐसा मुहिम हो, एक ऐसा बैठक हो, एक ऐसा एक जुटान हो जिससे कि इनको हराया जा सके। और उसका कारण है, विगत 9 सालों में जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को हर मुद्दे पे छला है, यही कारण है कि इनको इकट्ठा करने का है। तब भाजपा कह रही थी कि कभी इनकी ये लोग बैठ ही नहीं सकते हैं, तो आज उसको एक जवाब मिला है और हर एक दल ने यूनाइटेड होने की बात कही है, चुनाव लड़ने, एक साथ लड़ने की बात कही है और सत्ता दल के मुख्य नेता और अध्यक्ष एक साथ बैठकर इन बातों को तय किए हैं। जाहिर है कि चुनाव में अभी बहुत समय है और एक एक करके जितने भी बिंदु हैं उस पर चर्चा करके और उसका एक निदान निकलेगा जो कि अंततः बीजेपी के सत्ता से मुक्ति इस देश को मिलेगी, जो कि लगातार झूठ बोल रही है और परफॉर्मेंस के नाम के शून्यता दिख रही है। दूसरी बात, आपने बोला कि लालू जी ने जो बात कही राहुल गांधी से, क्या पता वो भी संभव हो, जो शादी अगर एलिजिबल बैचलर तो है ही उस देश में, और ये भी हो सकती है और सरकार परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये दोनों शुभ समाचार हो सकता है आपको 2024 में सुनने को मिल जाए। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। आपने कहा था इकट्ठे ही नहीं होंगे, सब इकट्ठे भी हो गए, फोटो भी खिंचवा ली, शादी की चर्चा भी शुरू हो गई। अब बीजेपी क्या चाहती है? देखिए, शुरुआत तो मैं एक सकारात्मक बात से करूंगा। विश्व में बज रहा है भारत का डंका, विपक्ष की जल रही है लंका, और ये पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इनके मातम का शोर इतना है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं बीच में आपके बोला नहीं, इतना सम्मान आप भी बनाए रखिए, अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि देश में मणिपुर भी जल रहा है। नाविका जी, है क्या मैं पहले कमेंट में टोकिए मत, नहीं हो पाएगी, समय निर्धारित रहता है इस कमेंट में, तो आप टोकिए मत, पहला कमेंट करने दीजिए। जी गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। नाविका जी, देखिए मैं आपको बताता हूं, आज जनता पहला सवाल ये पूछ रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता, भारत के नेता और विश्व के सबसे बड़े नेता आज कह सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमने तो अपना चेहरा बता दिया, डंके की चोट पे कह दिया 303 का आंकड़ा पार करेंगे, 350 सीटें लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी जितने रोंदू पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए, आपका नेता कौन है? जनता भी यही सवाल पूछ रही है। दूसरा सवाल, क्या आप पे इतना दमखम है? आप आरजेडी की सीटें ही बता दीजिए कितनी आएंगी। तीसरा, कांग्रेस पार्टी से सोचिए नाविका जी, विश्व में कहती थी कि बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आज भीख का कटोरा लेके इधर उधर घूम रही है। उनको यह भी नहीं पता है कि कितनी सीटें आएंगी, उनका प्रवक्ता नहीं बता सकता है। और मैं विरोधाभास बताना चाहूंगा, आज ही के दिन क्या हुआ है, आज ही के दिन आपने आम आदमी पार्टी की प्रेस रिलीज दिखाई। आम आदमी पार्टी ने कहा हम कांग्रेस के साथ किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे। एक दूसरा, क्या यह सत्य नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा टीएमसी चोरों की पार्टी है? अरे ममता बनर्जी तो वहीं खड़गे जी और राहुल गांधी जी के साथ बैठी थी। अगर चोरों की पार्टी है तो क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी डकैत है कि डकैत और चोर एक साथ बैठे हैं?
तीसरी बड़ी बात, बीआरएस नदारद थी। बीआरएस के नेता का बयान आया कि इस वक्त ऐसी किसी बैठक की आवश्यकता है ही नहीं, और भी मुद्दे हैं। और मैं पूछना चाहूंगा बीजू जनता दल कहां थी, मैं पूछना चाहूंगा वाईएसआर कांग्रेस कहां थी, बहुजन समाज पार्टी कहां थी। स्पष्ट दिखाता है ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आए हैं, सारे वंशवादी एक साथ आए हैं, क्योंकि इनको अपने परिवार के चिराग की जो टिमटिमा रहा है, बुझने जा रहा है, चिंता है। इनको जनता की चिंता नहीं है, और ना ये मेरे प्रश्नों का यह उत्तर दे पाएंगे, अपना चेहरा बता पाएंगे। उदित राज जी जवाब दीजिए। आज तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि अकेले बीजेपी को वो चैलेंज कर ही नहीं सकती, नंबर एक। नंबर दो, आज जिस तरह की चर्चा लालू जी और राहुल गांधी के बीच में हुई, क्या इससे ये प्रतीत होता है कि इस यूनाइटेड ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी होंगे, यानी कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी? क्योंकि चेहरा तो बताना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था जब टीडीपी के नेता नायडू साहब सब जगह गए थे और चेहरा नहीं बताया था, बात नहीं बनी थी। इस बार भी शायद वही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा विपक्षी एकता के लिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यह मान चुकी है कि अकेले बीजेपी को हरा नहीं सकती है, तो ये क्यों दर दर जा रहे हैं? कहीं सुहेल देव पार्टी के और इधर निषाद पार्टी, जिन्होंने कहा कि राम तो दशरथ के औलाद नहीं थे, वो श्रृंगार ऋषि निषाद के औलाद थे, उनके साथ में। फिर कहीं आम आदमी पार्टी के साथ, सॉरी अपना दल के साथ, फिर अभी इनकी फिर से वार्तालाप हो रही है अकाली दल के साथ, और फिर वहां पर टीडीपी के साथ। तो ये अपने बूते पर क्यों नहीं लड़ते हैं? हम मान लेते हैं कि हमारी ये परिस्थिति है, तो हम सबको मिलाकर के लड़ रहे हैं। इस समय भारत की जरूरत है। तो जिस तरह से ये दमखम ठोक रहे हैं, ये भी अकेले लड़े, क्यों नहीं करते? एआईडीएमके के साथ में तमिलनाडु में है, तो जो स्वयं करें वो ठीक है, और वो कांग्रेस करे तो गलत है। और दूसरी बात है कि इनको चिंता क्यों है कि हमारा नेता कौन होगा, क्या नहीं होगा? ये तो यूपीए की चिंता होनी चाहिए, हमारी चिंता कहाँ? हमारी चिंता का कारण यह है कि ये हिल गए हैं, और 2019 और 2014 के पहले जो कयावत की गई थी यूपीए के द्वारा, उसमें अब में बड़ा फर्क है। ऐसा शक्तिशाली जुटवाड़ा कभी नहीं हुआ था। इनकी चूल्हे गई हिल, इसीलिए हैं परेशान। और फोटो सेशन की बात करते हैं तो इनके नेता फोटो सेशन ही तो कराते रहते हैं, और कहीं भी जाए या देश में बिना फोटो के तो काम होता नहीं। तो यूपीए में ऐसा फोटो सेशन वाला कुछ नहीं है। ये बिल्कुल कारगर मोर्चा बना है। आप देखिएगा कि 2024 में ये बाहर जाएंगे और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ, एक बात है कि कुछ लोग एकाक ऐसे लोग हैं जो उन्होंने शर्तें रखा, लेकिन 20 दलों में एक ने अगर शर्त रखा कि मेरी बात रखी जाए, तो वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि और दलों के भी तो समस्या है। क्या डीएमके की समस्या नहीं है? उनके मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा रहा है, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और आप दिल्ली के लोगों के साथ नहीं है, ये शर्त नहीं है। लेकिन आ रही हूँ गौरव भाटिया आपके पास, लेकिन मेरे को सवाल पूछना है स्वयं पुरोहित जी से, जो तृणमूल कांग्रेस के हैं। मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहती हूँ, आज गौरव भाटिया कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ उदित राज जी कह रहे हैं कि ये जो अलायंस बन रही है ये यूपीए की है। तो आप यूपीए में शामिल होने जा रहे हैं या ये अलायंस कोई और है? क्योंकि यूपीए की एक अलायंस अलग से चल रही है।
अब आप यूपीए में कोई शामिल alliance हो हो, रहे नाम कुछ हैं, भी नंबर दे दो, एक। इसी और के बाद। नंबर दो, अधीर रंजन चौधरी ने कहा तो तृणमूल कांग्रेस वाले सब चोर हैं। और प्रदीप भट्टाचार्य जी ने मुझे एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम बिल्कुल भी अपनी कवायद छोड़ेंगे नहीं बंगाल में। अगर ममता बनर्जी सोचती हैं कि हम कुछ थोड़ी सी सीटों में लड़ेंगे बंगाल में, तो वो इस बात को भूल जाएं। अब ये बताइए कि ये दोस्ती कितनी दूर की है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आज जो बैठक हुई है, एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन में देश के अंदर में जितनी भी पार्टियां हैं, समान विचारधारा की, यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, हमारा देश बात करता है। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है? तोड़ो और राज करो, फूट डालो और राज करो। और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारी दीदी सबको जोड़ने की बात कर रही है। हम सबको जोड़ के एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर देखिए, रामायण में जैसे मंथरा थी, महाभारत के अंदर में शकुनी था, तो ऐसे कैरेक्टर आपको सब पार्टियों में सब जगह मिलेंगे। तो मैं उनका नाम लेकर व्याख्यान नहीं करूंगा, वैसे लोग रहते हैं, वैसे लोगों की कोई आज मल्लिका अर्जुन खड़गे से ऊपर तो कांग्रेस पार्टी में कोई है? उनसे ऊपर कोई नहीं है। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी अपना काम कर रहे हैं, वो दीदी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है। उनको कुछ बयान करने दीजिए ना कांग्रेस के खिलाफ में। उनका तो कोई बयान नहीं आ रहा है। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है आज की डेट में वो, और ममता बनर्जी हमारी पार्टी की नेता है। तो देखिए, यहाँ ये विषय किसके साथ लड़ना, ये विषय अभी 2024 का जो चुनाव है, वो जो तानाशाही, ये तोड़ने वाले की कभी जो जाति के नाम पर तोड़ते हैं, धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं, गवर्नर हाउस से भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस चलाया जाता है। ऐसे जो तानाशाही सरकार है, जो सोचते हैं कि हमारी सरकार अगर नहीं बनती है तो देश जाए भाड़ में, वो राज्य जाए भाड़ में। आज बिहार की बात करिए ना, मोदी जी जब नीतीश जी के साथ थे, बिहार में जब गए चुनाव प्रचार में 2015 में, कितने हजार करोड़ दे दूं, ये उन्होंने कहा। स्वयं पुरोहित जी, कर्जा दिया था। स्वयं पुरोहित जी, कोर्ट ने आपके बारे में क्या, आपके राज्य के बारे में क्या कहा है? और जो वहां पर वायलेंस का रिकॉर्ड है, जब से पंचायत चुनाव बोले गए हैं, उसके बारे में भी कुछ चिंता कर लीजिए। एकदम पूरी चिंता है, पूरी चिंता है। राज्य को हमने ही संभाल के रखा है। कौन जा रहा है कोर्ट? कोर्ट में कौन जा रहा है? कोर्ट में जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जाके कोर्ट में क्या कर रहे हैं? वो जाकर के बोलते हैं कि यहाँ पे कोर्ट मान तो रहा है, कोर्ट आपको कटघरे में भी खड़ा कर रहा है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन किया, हर चुनाव से पहले वहां वायलेंस होता है, कोर्ट तो ये भी कह रही है। लेकिन वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़े नेता है? बात ये नहीं है, बात ये है कि सुर कई निकल रहे हैं। अब विपक्षी दल जो आज नए नए पार्टी से आए हैं, उनका कहना है कि ये सब मत सुनिए, नेता जो कह रहे हैं सब अच्छा चंगा चंगा चल रहा है, इसके बारे में सवाल मत पूछिए। क्या आप समझते हैं कि सवाल पूछना गुनाह है, या सवालों के जवाब नहीं है इसलिए हमें तानाशाह कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि हम सवाल ही क्यों पूछते हैं, हम विपक्षी एकता से जलते हैं? ये किस बात की मजबूरी हो गई है? नविका जी, इब्तिदा है इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब हम भी चाहते हैं, हमारा भी मकसद एक ही है कि हमको मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है किसी भी तरह से। हम भी लड़ेंगे चुनाव, हमारे एफर्ट्स लगाएंगे और किसी भी तरह हम हराना चाहते हैं। हाँ, इन लोगों के लिए जो आज मिले सब वहाँ पर पटना में, उनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स हैं। मगर देखिए आप क्या हो रहा है वहाँ पर। अब मैं अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी आज कहा, तो मैं एक एक का बताना चाहता हूँ आपके सामने। पहले ले लीजिए, अब नीतीश कुमार जी को ले लीजिए। जब 2002 का गुजरात के अंदर जो ट्रेन का हादसा हो गया, उसके अंदर देखिए क्या था, वो तो वहाँ के रेलवे मंत्री थे, बीजेपी में रहे, फिर छोड़े फिर आए। तो ये तो यहाँ से कभी यहाँ जम मारते हैं, यहाँ से कभी यहाँ जम मारते हैं, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। मुसलमानों के उनको वोट तो चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए करना क्या है? वहाँ पर मदरसा को जला दिया, सब पूछते नहीं, सालों पुराना। नीतीश कुमार के पास तो वक्त नहीं था वहाँ जाने का। बहरहाल बिहार की जनता भी जवाब देगी। दूसरी तरफ देख लीजिए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे वहाँ पर चले गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सेक्युलर बन गई। ये वही उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, हमको फख्र है इस बात का। और कांग्रेस आज जाके उनके साथ निकाह करके गोद में जाके बैठ गई है। जनता जनार्दन है, सब देख रही है, भूलेगी नहीं। अब एक तो गए नहीं वहां पे केजरीवाल साहब जो दिल्ली के सीएम,
उन्होंने तो जब आर्टिकल 370 का मुद्दा आया था, तीन राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह पे उन्होंने तो उसका समर्थन किया था। तो ये किस तरह से इतनी सारी पार्टियां मिलके एक बन रही है। और हमने हमेशा से कहा है कि हमको लीजिए साथ में, हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर आइए, हम हराएंगे बीजेपी को। हम चाहते हैं कि मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर न बने देश के, मगर नहीं तो ये सबको अलग हो रहा है। मोदी को हराना है तो उसके आइडियोलॉजिकल फाइट होना चाहिए। आपको दर्द आपको अरे लोकसभा में 2 है मगर 350 पे भारी है ना नाविका जी। आपका अस्तित्व क्या है, आपकी सीटें कितनी है, तो हिसाब किताब तो उस बात पर होता है। सुनिए, गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं होती। 2 शेर है मगर 350 के ऊपर काफी है नाविका जी। आज खुद देखते हो लोकसभा के अंदर जब असद साहब खड़े होकर बात करते हैं तो सबके लोग खामोश बैठ जाते हैं। 100 करोड़ पर भारी है, वही फॉर्मूला निकल आया। और आशुतोष वर्मा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने देख लिया कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अगर जाएंगे आप कर्नाटक में तो कर्नाटक में जेडीएस अलग होगी और कांग्रेस किसी के साथ मिल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट बटेंगे। अब आप बंगाल में चली जाइए, वहां पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सुर नहीं मिलते। बल्कि ममता बनर्जी तो जब सीताराम येचुरी बोलने लगे तो उठ के चली गई। अब मैं ये नहीं जानती कि ये कोइंसिडेंस था या सचमुच सोचा समझा एक स्टेप था। कहने का मतलब ये कि कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, मिलते रहिए, सारे राजनीतिक दल नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं, पर क्या प्रैक्टिकल में ये यूनाइटेड ऑपोजिशन पॉसिबल है? आज ही पहला ट्रेलर देख लिया जहां अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया, बाकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपके सामने सबने बता दिए। कैसे चलेगी ये गाड़ी? पहिए कहीं, डायरेक्शन स्टीयरिंग व्हील कहीं ले जा रही है। देखिए नविका जी, 2 चीज़ें हैं। ये मीटिंग या महागठबंधन की जो बैठक है ये कितनी महत्वपूर्ण है ये तभी आप समझ सकती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जम्मू जाते हैं, अमित शाह, और वहाँ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो है उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन करने के बाद वो पूरे टाइम गठबंधन के बारे में बात करने लगते हैं। मुझे लगा पता नहीं कौन सा उनको धक्का लगा। और साथ में दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, जो बहुत दिनों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, अचानक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो कितनी महत्वपूर्ण है ये तो आपको समझ में आ गया। और उस पर ऐड ऑन ये कर दूं कि आज नविका कुमार जी 8 बजे की प्राइम टाइम पे इसी बैठक पे चर्चा कर रही हैं। तो महत्वपूर्ण कितनी है इस देश की राजनीति में ये इससे पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे कि ये कहाँ से आएंगे, और आप भी कैप्शन चला रही हैं कि वो नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। 1977 के इलेक्शन में इस देश में जनता पार्टी बनी, महत्वपूर्ण पार्टियां साथ में आई, और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी। जनता पार्टी में उस समय 35 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, 35 पार्टियां। तो जो साथ में नहीं आया उसका हश्र वही हुआ जो उस समय हिंदू महासभा लड़ रही थी, 0 सीट लेके आई थी। तो लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में है। और आज भी हम बता रहे हैं जो साथ में नहीं होगा वो कोई भी कहीं पर हो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि ये लड़ाई इस देश के लिए है, इस देश की धरोहर को बचाने के लिए। तो मैं आपको इतना बता दूं, हम तो खबर करते हैं, खबर जो भी होगी। कल अमेरिका से प्रधानमंत्री का भाषण था, हम वो खबर कर रहे थे। आज 15 पार्टियां मिली थी, हम वो खबर कर रहे हैं। अब इस पर तो इतनी तवज्जो ना दीजिए कि हमने टॉपिक कैसे चुना। हम तो खबर के पीछे जाने वाले लोग हैं, खबर पूरी फॉलो करते हैं और तीन दशक से यही काम कर रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, गौरव भाटिया जी इस बात का जवाब देंगे कि बीजेपी क्या सचमुच इतनी डरी हुई है कि आज गृह मंत्री के स्टेटमेंट से इतने सारे मतलब निकाले जा रहे हैं? नाविका जी देखिए, हम लोग कितने घबराए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके चैनल पे डंके की चोट पे कह रहा है कि इस देश के नेता सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए और भाजपा का चेहरा है और 303 सीटों से ज्यादा आएंगे। वो डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। और जो घबराए नहीं हुए हैं, जो अपने आप को शेर बता रहे हैं, ये जनता तय करेगी कि शेर है कि गीदड़ है। वो अपना ना चेहरा बता पा रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी के मेरे भाई यहां बैठे उदित राज जी ये बता पा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का ये रॉकेट लॉन्च नहीं होगा।
फेल हो गया है, इसलिए बाकी लोगों की बैसाखी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उदित भाई, मेरे मन में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि लोग हर जगह ये पूछते हैं, ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस ने स्वागत किया, राहुल गांधी का क्या कहना है इस पे उदित भैया, हमें कृपया करके बताइए। आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये हिल गई है। अरे हिलना सबसे बड़ा प्रमाण है कि जीवंत पार्टी है, और लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिलती ही नहीं है, इसका मतलब मृत है, क्योंकि जब आप मृत होते तो आप हिलते नहीं हैं। दूसरी बात, मैं 2024 की बात एक बहुत जिम्मेदारी से करूंगा नाविका जी, और एक भविष्यवाणी करता हूं। आपने ममता बनर्जी का वक्तव्य सुना, ऐसा ही कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि 2024 में अगर भाजपा जीती तो यह आखिरी चुनाव होगा। मैं इतना ही कहूंगा, जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही, लेकिन देश में हर 5 साल में संविधान के अनुसार चुनाव होता रहेगा, और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद इसलिए देगी क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी ने संविधान तार-तार किया था, वैसे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती। दूसरा, ये सारी पार्टियां जो साथ में आई हैं, नाविका जी मैं बात पूरी कर दूं, यही सवाल पूछना चाहती हूँ। नवल किशोर जी हाथ उठा रहे हैं, तो मैं नवल किशोर जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी की तो पैदाइश इसलिए हुई थी कि देश में इमरजेंसी लगी थी, और कांग्रेस पार्टी की नेता उस वक्त इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने लालू यादव जी को जेल में डाल दिया था, और उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रखा था इमरजेंसी के खिलाफ। अब आप बैठेंगे और गले मिलेंगे कांग्रेस पार्टी से, तो यहां सिद्धांत कहां चले गए? एक नंबर की बात। दूसरी बात, आप ही के साथ नीतीश कुमार जी हैं। अब एक बीजेपी नेता ने दिन में यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी को संयोजक इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि लालू जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री की पोजीशन से हटे और संयोजक बन जाएं इस पूरे यूनाइटेड ऑपोजिशन का, ताकि तेजस्वी जी बन जाए मुख्यमंत्री बिहार के। चल क्या रहा है बताइए तो। देखिए नाविका जी, पहला सवाल जो आपने पूछा कि 77 में जो आंदोलन था वह एक अतिवाद के खिलाफ था, तानाशाह के खिलाफ था। वो पार्टी वहाँ से जो उसका हश्र हुआ, वहाँ से कांग्रेस यहाँ तक आई है, और जो आज के डेट में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो उसके 10 गुना खतरनाक है। यह अतिवाद, यह तानाशाह, यह विध्वंसक या यह विभाजन राजनीति पूरे देश ने पिछले 75 साल में नहीं देखा है। आपने एक एक उदाहरण देख सकता हूं जिसके आधार पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इसलिए जो जवाब है वो तानाशाह को है, जो जवाब है वो अधिनायकवाद को है, जिसके आदत में दक्षिण। तो आप कह रहे हैं तानाशाह जो थे वो आज लोकतांत्रिक हो गए। उदित राज जी आज एक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हैं, जहां पर जो अध्यक्ष के चुनाव है वो नॉमिनेशन से होते हैं, बल्कि पिछले प्रधानमंत्री भी नॉमिनेशन से हुए थे। बिल्कुल नहीं। देखिए आप जब आप देखेंगे ना, ये नेता की बात कर रहे थे ना गौरव भाटिया जी, 1989 में, सुन लीजिए पहले, गौरव भाटिया जी ने सवाल हमसे पूछा कौन नेता था, और आप बीच में उनको ला दी। नहीं, आप खुद बता दीजिए। यहाँ पर मुझे बैठाते क्यों हैं? विपक्षी फूट। उदित राज जी सीनियर पार्टनर है, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए उदित राज जी। उदित राज जी बताइए। भाई, जब सवाल मुझसे सीधा पूछा है तो मुझे जवाब देने का तो मौका दीजिए। बिल्कुल, बोलिए, जवाब दीजिए। तो भाटिया जी ने सवाल किए हैं, वो आपने भी इमरजेंसी का जिक्र किया है। इमरजेंसी के ऊपर हम मान चुके हैं कि एक हमारी गलती थी, लेकिन अभी जो हमारे साथी बंगाल के बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनका समर्थन करता हूं। उससे 20 गुना ज्यादा खतरनाक स्थिति भारत की है। 9 साल हो गया इस देश के प्रधानमंत्री जी आपको दर्शन दिए नाविका जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, इंटरव्यू तो 3 कर लिया सर। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब चुनाव हुआ है सर? अरे सुन तो लीजिए, कब चुनाव हुआ? अरे सुन तो लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। आपका तो नूरा कुश्ती है ना, तो आप तो भाटिया जी नहीं रहेंगे तो भी आप बीजेपी की पूर्ति करती रहती, सोच हो सकती करती है। रहेंगे, हमें जब मालूम। अंगूर खट्टे होते हैं तो ऐसे ही जवाब आते हैं। होता है। नहीं, एक बात है। दूसरी बात है कि आपने क्या सवाल किया, नड्डा का चुनाव हो, राजनाथ जी अध्यक्ष बने, गडकरी जी बने, कोई चुनाव हुआ वहां पर?
आप वहां पर, यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं ताश के पत्ते की तरह। 3 बार तो गुजरात में, 3 बार उत्तराखंड में। वहां आप नहीं पूछते, कांग्रेस का पूछते हैं कि ये तो नामांकन हुआ, ये प्रधानमंत्री ऐसे बन गए। वहां सा कौन सा क्या है उसकी तुलना में हम 100 गुना ज्यादा डेमोक्रेटिक है। और मानती हूँ उदित राज जी, आपके यहाँ जितनी भी लड़ाई होती है वो पब्लिक में होती है, चाहे वो सचिन पायलट की अशोक गहलोत से हो, टीएस सिंहदेव की भूपेश बघेल से हो, आपकी सारी लड़ाइयां पब्लिक में ही हुआ करती हैं। आप वहीं जाएंगे नहीं, एक बात है। दूसरी बात है, हाँ हमारी पब्लिक में है, होती चाहिए। कांग्रेस शुरू से ऐसे रही है, ऐसे होना चाहिए। वहाँ जहाँ और भी डेमोक्रेसी है, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग खुद बाइडेन के खिलाफ खड़े हो गए, तो डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अरे देखिए, बीच में न बोलिए भाई, मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हाँ 2 लोगों की पार्टी रह गई है। ये अमित शाह जी की और मोदी जी की, बाकी कोई चूक नहीं करता। कहाँ गए मुरली मनोहर जोशी जी, कहाँ गए अडवाणी जी, कहाँ गए सुषमा स्वराज जी, कहाँ गए इसका जवाब तो गौरव जी देंगे स्वयं। पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है और शुरू से डेमोक्रेसी रही है। संवाद होता था नेहरू जी के और गांधी जी के विचारधारा का मतभेद होता था, होना ही ऐसी चाहिए, पार्टियों में होना यही चाहिए। उदय जी, वहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। और ये जो बना हुआ है, ये मोर्चा जो बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये मोर्चा इनको हरा के छोड़ेगा। और आप कभी चाहे सवाल क्या पूछा, ऊपर क्या मिला, आपका हक है और कौन जानता कल क्या होगा। पर आज का जवाब गौरव भाटिया जी से सुन लीजिए। उदित भैया देखिए, बहुत ही काबिल नेता हैं, लेकिन प्रवक्ता उतने बढ़िया नहीं हैं। मैंने सवाल बिल्कुल स्पष्ट पूछा। मैंने कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस ने स्वागत किया, ठीक किया या गलत किया? इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, इधर उधर घुमाते रहे और पता नहीं क्या बोलने लगे कि हाँ लड़ाई अगर खुले मैदान में हो तो अच्छा लगता है। अरे आप बताइए, अशोक गहलोत सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दे, अच्छा लगता है? कपिल सिब्बल पर टमाटर मारे जाएं तो लोग भी पूछते हैं कि कपिल सिब्बल के हिस्से में टमाटर और गांधी परिवार के हिस्से में टमाटर का जूस क्यों आया भाई? क्यों सार्वजनिक लड़ते रहते हो? देखिए वजह क्या है नाविका जी, मैं बताता हूं आपको। विरोधाभास कांग्रेस पार्टी का, ये देखिए मेरे हाथ में ट्वीट है। कांग्रेस इकाई कहती है दिल्ली में कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हम स्वागत करते हैं। अब यही ईडी जब भ्रष्टाचारी गांधी परिवार को पकड़ती है तो इनको दर्द होता है, तब आप स्वागत करते हैं। दूसरा विरोधाभास, आरजेडी के ऊपर आरोप लगा के जेडीयू का ट्वीट है। उन्होंने कहा, भाटिया जी लगातार एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बिहार की भाजपा कहती है कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए, लेकिन नेशनल पार्टी जो भाजपा है वो कहती है कि नहीं होना चाहिए। जवाब देते हैं, पहले बात तो सुन लीजिए। गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म करें। बीच में सुनिए। धन्यवाद नाविका जी। जो तथ्य मैं आपके चैनल पे रख रहा हूं, बेहतरीन शो है, बेहतरीन एंकर है, इसलिए मैं रख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है। ये जेडीयू का एक ट्वीट है। ये जो घोटाला किया ना आरजेडी ने, उन्होंने कहा कि तुम हमें जमीन दो और नौकरी दो, तो इन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी। आपकी पहचान क्या है? चलिए अब आप सबकी पहचान पूछेंगे। वो उस पार्टी से आते हैं जो 9 साल से इस देश में सरकार चला रही है, आप उनकी पहचान पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बताइए कि बीजेपी जनता के सवाल, आपके सवाल से ज्यादा जरूरी जनता के सवाल है, आप ही के लिए है। सुन तो लीजिए। आप दोगलापन आपका जो है उस पर सवाल है जनता का। मुकेश जाट का यूट्यूब पर सवाल है, आरजेडी बताए कि राहुल गांधी की शादी करवाने वाले लालू प्रसाद यादव 1975 में कहां थे? जवाब दीजिए।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। 1975 से 2023 में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वो देश ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखा जाता है। तो आप पूछिए, सुन लीजिए पहले, आप पूछिए भाजपा से कि जो भाजपा जो जनता पार्टी में 1977 में थी, और ये चारा घोटाले वालों को कहिए चारा ना खाए भाई, तरह का चरित्र कैसे आ गया? जो इमरजेंसी के खिलाफ चारा खाने वाले क्यों बैठा रखे हैं? इनके नेता भ्रष्टाचारी है, इनको बोलने नहीं देना चाहिए, इनके मुंह में देखिए चारा है। इसका जवाब घोटालेबाज, जवाब अरे भ्रष्टाचारी पूछेगी। अंदर तुम्हारे चारा है, गौरव भाटिया तुमसे मालूम नहीं है क्या कि कितने भ्रष्टाचारी है? अभी तो भ्रष्टाचार के आधार पे मैं शांति चाहती हूँ। मैंने जेडीयू का ट्वीट दिखाया, भ्रष्टाचार पे ही तो हारे हो। चलिए भ्रष्टाचार के कसीदे तो हर तरफ के गाए जा सकते हैं, लेकिन विजय सिंह सोलंकी का YouTube पर सवाल है, पीएम के दावेदार सभी हैं, 2024 में जीत भी गए तो क्या एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे? स्वयं पुरोहित जी, आप क्या जवाब देंगे इसका? मुझसे पूछा, उसका जवाब तो मैं दे दूं। मैं आ रही हूँ उदित राज जी, पब्लिक के सवाल थोड़े ज्यादा जरूरी है, स्वयं जी जवाब देंगे। 2024 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली तय है। इसका संकल्प हमारी दीदी ने लिया है, प्रण लिया है, उसकी चेष्टा जारी है। आज की जो 4 घंटे की मीटिंग हुई है बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग है। आने वाले समय में जुलाई महीने में हम लोग फिर बैठेंगे, आगे की बातें करेंगे। मगर देखिए ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जानी है। आज गृह मंत्री को बोलना पड़ा, अब की बार फिर 300 पार, अरे 400 पार बोल दीजिए। आप तो बंगाल में भी आए थे, अब की बार 200 पार का नारा दिया था, क्या हुआ? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप देखिए अभी संगमा के लिए क्या कहा था, मिजोरम के जो अभी चीफ मिनिस्टर है, गृह मंत्री जी वहां जाकर के क्या बोलते हैं कि वो भ्रष्ट आदमी है, और 2 दिन बाद में जैसे ही नतीजे आते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना पत्र देती है कि हम इनको समर्थन करते हैं। येदुरप्पा के खिलाफ इनका क्या है, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ क्या है, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार मतलब भारतीय जनता पार्टी अंदर आ जाएंगे। तो ये अलायंस आपकी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या ईडी सीबीआई के खिलाफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन संदीप सिंह का बलिया से सवाल है, पूछ रहे हैं, मेरा सवाल विपक्ष से है कि आपकी पहली बैठक हुई किसी और मुद्दे पर और चर्चा राहुल गांधी की शादी पर खत्म हुई, ऐसे में आप कैसे 2024 में मोदी जी को हरा पाएंगे? अब इसका जवाब दे दीजिए आशुतोष वर्मा जी, जाना कहां था, निकल कहां गए? बढ़िया है। आपकी पब्लिक के सवाल में सारे सवाल विपक्ष से होते हैं, सरकार से नहीं होते, ये सुन के अच्छा लगता है। देखिए विपक्ष की एकता कहीं बोली जाती है कि दल और दिल उंगली उठा देंगे आप तो। नहीं पब्लिक के नहीं, हम तो आपके शो पे उंगली उठा रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के वहां पे सवाल आते हैं। पब्लिक आप खाली ऊपर से सवाल करती है, इसलिए मैं कह रहा हूं सवाल नहीं होंगे, हम जवाब तो देंगे। वारिस पठान जी भी हाथ उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। सभी लोग जानते हैं आपको, खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। देखिए दल और दिल दोनों मिलने चाहिए, और दल और दिल दोनों तरीके से मिल रहे हैं। जो हम पे खोट निकाल रहे हैं वो ये बताएं कि जो अगले आने वाले कुछ चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें इनकी स्थिति क्या है। अभी सुना है कि मध्य प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया ने तलवारें खींच ली है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में, कैलाश विजयवर्गीय अलग से खड़े हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा अलग से तलवार लिए खड़े हुए हैं। क्या करने जा रहे हैं? सुना है राजस्थान के चुनाव में अभी विजय राजे सिंधिया कुछ तैयारी नहीं हो रही है उनके सीएम फेस के लिए, उनके लिए क्या कर रहे हैं? सतीश पुनिया वहां लड़े पड़े हुए हैं। झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, आपको पता है, वहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह आउट ऑफ सीन हो चुके हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि मेरे नाम पे चुनाव लड़ा जाए, वहां भी स्थिति बड़ी खराब है। तो आप जो काम करने जा रहे हैं, आप दूसरों को उंगली दिखाने से पहले अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर फूट फटौल ये हालत है कि 25 पार्टियों का एनडीए आज मात्र 1 और 2 के साथ में खड़ा हुआ है। इसलिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप हर पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और 2 व्यक्तियों की सरकार चलाना चाहते हैं। आप भी तो साइकिल पर कांग्रेस पार्टी को बिठाकर घूम रहे थे, आपकी दाल कितनी गल गई ये तो दुनिया ने देखा। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपसे सवाल है, जवाब दीजिए, उत्तर देने दीजिए जी। धन्यवाद। देखिए अभी मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा एक बार तो बोल के दिखाएं। ये कह रहे हैं अब की बार 300 पार, अमित शाह जी कह देते अब की बार 400 पार। अरे भैया 300 पार मतलब मेजोरिटी की सरकार, आप तो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि अब की बार 30 पार।
आप तो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि अब की बार 40 पार, क्योंकि जनता कह रही है अब की बार विपक्ष की पार्टियां लाचार, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है नाविका जी। और जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीच में ना बोले, जो भी व्यक्ति है बीच में नहीं बोले, चुप कराइए, शांत कराइए नाविका जी, आपकी ड्यूटी है, इनको शांत कराना आपकी ड्यूटी है। आप तो 4-5 बैठाए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला स्वयं पुरोहित जी, दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो गौरव भाटिया जी यही है कि इनको चुप कराएं तो आप दोष, वो दोष देते हैं, आपको चुप कराएं आप दोष देते हैं, हम बेचारे क्रॉस फायर में मर रहे हैं। गौरव भाटिया जी आप अपनी बात कहें। नहीं, मैं सारे पैनलिस्ट से कहूंगी, सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, दर्शक सुनना चाहते हैं आपको, दर्शक इसीलिए हमारे चैनल पर आते हैं क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना बोले ताकि बात समझ आए। से एक सवाल मैं करना चाहता हूं जी, बिल्कुल मौका दूंगी भाई, बिल्कुल मौका दूंगी, जाइए पूछिएगा, मैं आपको अपना समय दूंगा। हाँ धन्यवाद। आप देखिए अब जरा अराजक अपराध पार्टी आपकी बात कर लेते हैं। आपको याद है नाविका जी, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में कदम रख रहे थे, उन्होंने कहा था शरद पवार भ्रष्टाचारी है, उन्होंने कहा था लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। आज तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इसी भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव और शरद पवार के साथ बैठी हुई थी, इनको कोई चिंता नहीं हुई। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब तीसरी बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं। अरे पार्टी की हैसियत देखो, अपनी पार्टी की हैसियत देखिए। आज इनकी 3 सीटें लोकसभा में है, 3 राज्यसभा में है, और आपको नहीं मालूम? अरे भाई ये चिल्लाए नहीं, जो भी है नाविका जी, इतनी आवाज मेरे कान में आ रही है, इनको शांत करें। नवल किशोर जी आप स्टूडियो में बैठे हैं, बाकी प्रवक्ता बाहर अपने अपने लोकेशन से बोल रहे हैं, अगर आप बीच में बोलेंगे तो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा डिबेट में। सुन लेते हैं पूरी बात, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप एक ही प्रवक्ता को बार बार समय देंगे तो क्या किया जाएगा भाई? और दूसरे प्रवक्ता 5 पार्टियां हैं, एक के पीछे पड़ी हुई है, सीटें कम है, 5 पार्टियां एक पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, तो क्या करूं, समय तो देना पड़ेगा। अरे ये लगली टांग वाले हैं, ये दुलत्ती मारते एक दूसरे को, हमारे भाटिया जी मैं बता रहा था समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। सुनिए, समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन बहुत बनाए हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा है। 2017 याद करिए, सपा और कांग्रेस साथ साथ आई, कितनी सीटें मिली? 47 सीटें मिली सपा को और 7 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। टूटी साइकिल, गिर गई कांग्रेस पार्टी भी। 2019 में आई है, 2019 में सपा बसपा साथ साथ आ गए, एक दूसरे को गुंडा पार्टी और भ्रष्टाचारी बुलाते थे। कितनी सीटें आई? 5 आई सपा की और 10 आई बसपा की, और फेल हो गए। अब बसपा से भी पीछे छुड़ा लिया। देखिए महागठबंधन बनाने से कुछ होता नहीं है। और एक अभी आशुतोष जी, मैं आपकी बात मानती हूँ कि देश में पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन अगर आप आज की टाइम में डिबेट करेंगे तो आप क्लोजेस्ट चुनावों से ही कंपैरिजन करेंगे। 1947, 1950, 1955 की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वारिस पठान जी भी हाथ उठा रहे थे। वारिस पठान जी, आपने सबकी राय सुनी, आपने सबकी राय सुनी। चलिए बात करते हैं, कर्नाटका के चुनाव से बात करते हैं ना, सबसे पास का चुनाव है। अब नेशनल इलेक्शन की बात करना चाहते हैं या राज्यों के इलेक्शन की बात करना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है, ये चॉइस आपकी है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। आशुतोष जी सिर्फ 11,013 शर्म नहीं आती है? मतलब तो कर्नाटक के साथ यूपी के चुनाव की भी बात कर लीजिए, गुजरात की भी बात कर लीजिए। 2000 उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। 2014, 2019 के अलावा कोई इलेक्शन नहीं हुआ है आपकी नजर में, और इस देश में 2014 के बाद से ही लोकतंत्र आया है, जैसा आपको लगता है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, पर ये बात सही है। और कोई भी राजनीतिक रिसर्च करने वाला पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको बता देगा कि एक दौर चला था कोalition सरकारों का, वो 30 साल तक चला। उसके बाद ये दौर जब खत्म हुआ और मेजॉरिटी की सरकार आई, तो पहले बार नरेंद्र मोदी उस सरकार की अगुवाई कर रहे थे। 2014 में 282 सीट लेकर आए और 2019 में उससे भी ज्यादा 303 सीट लेकर आए।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये 30 सालों के बाद अगर आप अकेले बीजेपी का भी स्कोर देख लें तो वही था। लेकिन वारिस पठान जी मुझे लगता है यहाँ षड्यंत्र चल रहा है, कोई आपको बोलने नहीं देना चाहता। अब आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, मेरे पकड़ के बाहर है। ये एक चक्र होता है राजनीति में। देखिए नाविका जी, मेरी तो ये हालत हो गई है कि रजिया गुंडों में फंस गई। मेरे लिए एक तरफ ये 19 पार्टियां हैं जो आज वहां जाके मिले पटना में, दूसरी तरफ बीजेपी है। इनके अगेंस्ट बोलता हूं तो मैं सेक्युलर नहीं रहता, बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता हूं तो एंटी नेशनल हो जाता हूं। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, हमारी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है और अगर इनके कैंडिडेट हार जाते हैं तो बोलते हैं बीजेपी की भी टीम है। अरे साथ में आके मिलकर लड़ी। और बीजेपी की तो बात ही क्या बताओ नाविका जी, इनकी तो कठनी और करनी में देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। गौरव भाटिया बहुत हंस रहे हैं, कल मोदी जी ने हमें बड़ी बड़ी बातें करी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड का हम कुछ ख्याल नहीं करते, पूरी तरह से सम्मान रखते हैं। उन्हीं के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा आज मुसलमानों के खिलाफ मजाक उड़ा रहे, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे, जाइब ले रहे, हुसैन ओबामा बुला रहे, सब बुला रहे हैं। गौरव भाटिया खामोशी के साथ टांगे पछाड़ो। हाँ, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो गौरव भाटिया। कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन? प्रधानमंत्री ने उसके आंकड़े भी दिए थे, सबको सब कुछ मिला, चाहे वो घर हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लोक कल्याण, गरीब लोक कल्याण हो, चाहे आयुष्मान भारत हो। आप आधी बात सुनते हैं, आधी बात नहीं सुनते हैं, समय कम है। लेकिन आखिरी सवाल एक दर्शक ने पूछा है, ज्ञान सहाय का यूट्यूब पर सवाल है, क्या पटना में इतनी गर्मी लगी कि अगली मीटिंग शिमला में करनी पड़ रही है? रोहित जैन का लखनऊ से सवाल है। हर विपक्ष की पार्टी का अपना अपना क्षेत्र है, राजनीति का सबका अपना एजेंडा है, कैसे एक साथ आएंगे? और ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? पता नहीं। क्या है प्राइम मिनिस्टीरियल फेस? पता नहीं। क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? पता नहीं। क्या होगा कौन से राज्य में कौन लड़ेगा? पता नहीं। आम आदमी पार्टी साथ आएगी कि नहीं? पता नहीं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी कि नहीं? पता नहीं। जब इतने सारी चीजें पता नहीं तो ये सरकार सिर्फ एक टांग पर खड़ी है कि मोदी हटाओ अभियान चलाना है। कैसे? पता नहीं। आज बस इतना बता दूं आपको कि मुझे पता नहीं कि राजनीति में आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये जरूर पता है कि आगे विनर कौन है हमारे देखेगा न भारत जीतेगा भारत शो के पिछले विजेता। 21 और 22 जून के विजेताओं के नाम मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रही हूं। 21 जून को सत्यनारायण राजस्थान से जीते हैं, ओशिहार शर्मा फरीदाबाद से, अशोक कुमार साग गोवा से जीते हैं। 22 जून के विजेता फिर उनके स्क्रीन पर नाम आ रहे हैं। रजनी तिवारी कानपुर से, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत दिनों बाद एक महिला का नाम देखा तो बहुत अच्छा लगा। पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा मध्य प्रदेश से, सोमनाथ मंडल पश्चिम बंगाल से, आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई ये इनाम जीतने के लिए। आज सारे अपने पैनलिस्ट से मैं लेती हूं इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, क्योंकि खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर और सवाल हम पूछते रहेंगे। आज के शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। देखिए 2 मिनट में देश और दुनिया की तमाम खबरें जाने से पहले।